नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, सत श्री अकाल, राम राम। हमारे किसान देश किसान यूट्यूब चैनल किसान पाठशाला में सभी किसान भाइयों का भव्य स्वागत। किसान भाइयों, आज हम आलू फसल के बारे में बात करेंगे। आलू फसल में कौन कौन सी बीमारियां आती है, किसान भाई क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। काफी जो एरिया है प्रति वर्ष है आलू का बढ़ता जा रहा है। प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो अपने एक्सपीरियंस किसानों के साथ में साझा करेंगे ताकि किसान की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, प्रति हेक्टर जो इकाई लागत है वो कम से कम आए, किसान को मुनाफा ज्यादा हो। प्रति इकाई के हिसाब से किसान से बातचीत करेंगे। काश्तकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे खेतीबाड़ी के बारे में बात करेंगे। आलू की फसल में सबसे पहले तो किसान पाठशाला चैनल में आपका स्वागत जी। नमस्कार सर, खुदारा जी आपका हमारे यहाँ पधारने पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अपना परिचय दर्शकों को बताएं। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। गांव अमरपुरा थेड़ी, ब्राड फार्म 8 HMH, हनुमानगढ़, राजस्थान से। भाई साहब ने खेत के अंदर है जो अपना फार्म स्थापित कर रखा है, बहुत ही प्रगतिशील काश्तकार है और लंबे चौड़े एरिया के अंदर खेती करते हैं। आलू की फसल के बारे में आज किसान भाइयों कौन कौन सी बीमारियां आती है, किस प्रकार मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आलू के बारे में थोड़ा सा वीरेंद्र जी ये बताएं भी, अब जो समय चल रहा है इस समय किसान भाई कौन सी स्प्रे कर सकते हैं। यदि हमारी फसल बहुत अच्छी खड़ी है तो कोई उसमें स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। देखो जी, जहाँ पे अपने पास में नरमे वाली बेल्ट है जी तो जी इसमें वाइट फ्लाई आती है शुरू में, जितने दिन टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है। जी जी और अगर अपन ब्लाइट की बात करें, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ये दो ही आती हैं अपने यहाँ पे। और फिलहाल पोजीशन ठीक है, मौसम भी बढ़िया है। वाइट फ्लाई थी इसलिए लोगों ने स्प्रे की है, हमने भी एक स्प्रे की है वाइट फ्लाई के लिए जी। जी जी और हमने पहली स्प्रे इस पे M45 और रोगर की है। जी जी और फिलहाल आलू की बहुत अच्छी पोजीशन है, आप भी देख रहे हैं। और इसके बाद भी एक स्प्रे इसी टाइप की, जैसे अपन कोई कॉन्फिडोर है या इसमें एक तारा वगैरह कर सकते हैं। और प्लस हल्का फुल्का कोई भी फंजीसाइड कर सकते हैं, जी जी। क्योंकि हम लोग जो दूसरी स्प्रे करने जा रहे हैं तो हम लोग तो Z78 की करने जा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात बता रहे हैं किसान भाइयों। पहला स्प्रे इन्होंने जो है मैंकोजेब M45 का किया है, साथ में रोगोर या डाइमिथोएट हल्की स्प्रे है और इससे व्हाइट फ्लाई भी कंट्रोल होती है। M45 शुरुआत के अंदर कोई फंगस के कोनिडिया है या और है, उनको भी रोकथाम करती है। दूसरी जो स्प्रे है किसान भाई है वो Z78 के बारे में बता रहे हैं, हल्की स्प्रे है, साथ में कोई माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह इनकी भी स्प्रे कर सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल माइक्रोन्यूट्रिएंट भी दे सकते हैं। और इसके बाद भी ज़्यादा सर्दी आ जाएगी तो एक बार कोई भी फंगस या इंसेक्ट आलू में नहीं रहता जी। हमारे हिसाब से, जो मैं इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, 20 जनवरी के बाद जब पूरी धूप दोबारा खिलने लग जाती है, 20 या 25 तक जाके, फिर हम लोग एक अच्छी स्प्रे करते हैं कोई करजेट वगैरह की, और उसके साथ अगर ज़रूरत है तो कोई इंसेक्टिसाइड डालते हैं जी। और अब जैसे हमारे पास अपन आलू की बात कर रहे हैं, कोई वैरायटियाँ थोड़ी अर्ली वैरायटियाँ हैं जी। सेंटाना लगा रखा है, उसके नीचे ट्यूबर बन रहा है, तो उसमें हम लोग 1261 और प्लस उसके साथ हम लोग नैनो यूरिया मिला के कर रहे हैं जी। और कई जगह हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट कर रहे हैं जी। और ज़्यादा सर्दी में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट करना चाहिए, क्योंकि पौधा नीचे से कम अपटेक करता है जी, और ऊपर से फॉलियर स्प्रे में बढ़िया रह जाता है। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं किसान भाइयों। जो हमारी फसलें होती है वो न्यूट्रेंट अपटेक करने का सही टेम्परेचर है 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब सर्दियों में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो जो हम फर्टिलाइजर छांटते हैं हमारे खेतों में वो उतना काम नहीं करते हैं जितना हम ऊपर से फोलियर स्प्रे करते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने जो स्प्रे हमें बताई थी, मैंकोजेब प्लस साइमोक्सिलिन, 64% मैंकोजेब और 8% साइमोक्सिलिन आती है, वो लगभग 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हम स्प्रे करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी उपज मिलती है। इसके साथ में माइकोराइजा की थोड़ी सी बात करें, कई किसान भाई माइकोराइजा का प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं इससे आलू का साइज बढ़िया बनता है। नहीं, ये अच्छी बात है, माइक्रोराजा भी करना चाहिए। जी हम जी लोगों ने तो किया नहीं, कम करते हैं जी हम लोग तो। जी जी। लेकिन कई जमींदार करते हैं, वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा रहता है अगर माइक्रोराजा भी करते हैं तो। तो आपका कहने का मतलब फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हम जितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये जितना अच्छा डालेंगे उतनी ही हमें उपज है वो ज्यादा मिलेगी।
बिल्कुल जी, मेरे हिसाब से तो इसको फास्फोरस और पोटाश, दो चीज़ों की तो भरपूर मात्रा में ज़रूरत रहती है। ये दोनों अपन बढ़िया टाइम पे दे देते हैं तो फसल बहुत अच्छी रहती है जी। और स्प्रे का भी जैसे यहाँ पे हमारे पास कंपनियों वाले भी बहुत आते रहते हैं। अब कई अभी से महंगी स्प्रे का बोल रहे हैं जी। जी कोई जी कहता है कि आप करजेट कर दो, कोई कहता है मेलोडी कर दो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन जितना कि मेरा एक्सपीरियंस है, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इतनी महंगी स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई फंगस वाली बात भी नहीं है, कोई इंसेक्ट वाली भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो लोहड़ी अपन मानते हैं जी 13 जनवरी के बाद, फिर जब धूप खिलेगी ना तब जाके कुछ अपने को लगेगा कि फंगस आ रही है, तो अपन अच्छी स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी। ये कह रहे हैं अभी यदि अपनी क्रॉप अच्छी खड़ी है तो ऐसे घबराहट में, ऐसे अंधाधुंध है जो महंगी स्प्रे न करे। M45 है हमारा जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका यदि आप स्प्रे कर सकते हो, Z78 का स्प्रे कर सकते हो, तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अभी जो टेम्परेचर है, क्योंकि कोई भी बीमारी आती है उसके लिए होस्ट है, इन्वायरमेंट है और पैथोजन होना बहुत ही जरूरी है। तो अर्ली ब्लाइट के लिए अभी कंडीशन है वो नहीं बनी है। इनका कहने का तात्पर्य था जनवरी के आसपास, 15 जनवरी के आसपास जब टेम्परेचर यानी पाला ज्यादा पड़ता है और फिर एकदम से टेम्परेचर थोड़ा सा अप होता है, उस समय ब्लाइट की है जो हमें समस्या आ सकती है। उस समय आप कोई अच्छा मोलिक्यूल है वो खेत में काम में लेते हैं तो बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। तो ये जो हमारा समय चल रहा है, इस समय आप माइक्रो न्यूट्रेंट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। पोषक तत्व प्रबंधन जितना हमारा अच्छा होगा, उतनी ही खेत के अंदर बीमारी है जो कम आएगी। इस तरीके से घबराहट में ज्यादा अपने हैवी स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, हल्की स्प्रे आप कर सकते हो। व्हाइट फ्लाई है वो वेक्टर है, वायरस को फैलाने का काम करती है। कई जो जमींदार भाई है वायरस वाले जो समस्या आ जाती है खेतों के अंदर, वो किस कारण से है जी? देखो जी, वायरस तो सीड से ही आता है। अगर पिछली बार सीड में आपके वायरस है, जी जी, तो अगले साल वाइट फ्लाई ही बहुत फैला देती है खेतों में। वेक्टर अगर का काम करती है। हाँ जी, अगर इस बार भी किसी जमींदार के थोड़ा हल्का फुल्का है तो उनको रोगिंग करनी चाहिए। अभी वो वाइट फ्लाई, इसके जो वायरस के पौधे हैं, ये खेत में से निकाल के दूर कहीं दबा देने चाहिए जी उनको। जी जी जी, हम लोग भी हर बार अपने आदमी लगा के और पूरा खेत घूमते हैं। वायरस वाला कोई पौधा मिलता है अपने को, उसको अगर नीचे उसके कोई ट्यूबर बना है या आलू बना है तो उसको समेत आलू या ट्यूबर ही बाहर निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, जमीन के अंदर से उसको बाहर निकालना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जी, और कहीं आप साइड में जाके दबा दो। अगर इस बार आप अच्छी रोगिंग कर लेंगे तो आपके खेत में कहीं भी आपको वायरस नहीं दिखेगा जी। ये मेन डिपेंड तो सीड पे करता है। जहाँ से अपन ने पिछली बार सीड लिया है या अपने खेत में सीड में कहीं कहीं है, तो ये वाइट फ्लाई उसको काफ़ी दूर तक आगे फैला देती है और दूसरे साल सीड में वो अपने आएगा ही आएगा जी। तो किसान भाइयों, ये हमारे साथ एक प्रगतिशील काश्तकार जुड़े थे, बहुत अच्छी जानकारी दी। बराड़ साहब, आपका बहुत बहुत चैनल के माध्यम से धन्यवाद। ठीक सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ पहुँचने पे। तो किसान भाइयों, ये हम आलू के बारे में बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से आप शुरुआत के अंदर हल्की स्प्रे करेंगे तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इस तरीके से एक प्रगतिशील काश्तकार की जो टेक्नोलॉजी थी हम दूसरे किसानों तक पहुंचा रहे थे। इनको अब देख करके दूसरे किसान भी आलू की फसल के अंदर है जो बीमारियों से है उपाय सुझा सकते हैं। वीडियो आपको किसान भाइयों कैसा लगा? ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं किसान भाइयों, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं। आपके पास भी कोई अच्छी जानकारी है तो हमें बताएं, हम आपके खेतों तक जरूर पहुंचेंगे। जय जवान, जय किसान, जय भारत।